Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 12 केमिस्ट्री करने जा रहे हैं जिसमें कि आज हमने अपना नया चैप्टर पी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, है ना। पी ब्लॉक क्या है? पीरियोडिक टेबल में जो एक्सट्रीम राइट के तरफ जो ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक का जो ग्रुप्स हैं वो पी ब्लॉक कहलाते हैं, जिसमें कि आप ग्रुप 13 और 14 के बारे में क्लास 11th में आप पढ़ चुके होंगे। 12th में आपके पास ग्रुप पी ब्लॉक में चार ग्रुप्स आपको पढ़ने हैं, 15, 16, 17, 18, है ना। और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, किस तरीके से वो अपना बिहेवियर शो करते हैं, और ये सारी बातें हमें इन चैप्टर में करनी है। इनऑर्गेनिक का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। काफी ज्यादा मतलब काफी वेटेज है इसका बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर का, है ना। तो चलते हैं बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है ना। हमें आपको पता है जो पी ब्लॉक है, आपको जैसे बताया मैंने कि पीरियोडिक टेबल के जो एक्सट्रीम राइट वाला पार्ट है वो पी ब्लॉक कहलाता है, ठीक है ना। और पी ब्लॉक के अंदर, ये पी ब्लॉक है आपका, पी ब्लॉक के अंदर आपके ग्रुप 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 और 18 है। यानी ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ये ग्रुप आपके क्या है? आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है ना। ये पी ब्लॉक है आपका एक्सट्रीम राइट में पीरियोडिक टेबल में, और इतने ग्रुप्स आते हैं 13 टू लेके 18 तक। 13 का जो पहला एलिमेंट है क्या है? बोरोन, इसका कार्बन, 15 का नाइट्रोजन, 16 का ऑक्सीजन, 17 का फ्लोरीन, और 18 का आपका क्या है? 18 का आपका है हीलियम। पहला एलिमेंट क्या है? हीलियम है, जो कि इधर ऊपर आता है सेकंड मतलब फर्स्ट पीरियड में आता है ऊपर, यहाँ पर है हीलियम, है ना। इधर हीलियम में 18 ग्रुप, और इधर आता आपके पास नियोन, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक एलिमेंट 13 से लेके 18 तक। क्लास 13 और 14 आप क्लास 11th में कर चुके हैं, ठीक है ना। ये ग्रुप 13 एंड 14 आपने क्लास 11th में इनको पढ़ा था, ठीक है, 11th में पढ़ा था। क्लास 12 में आपके पास 15, 16, 17, 18 ये चार ग्रुप आपके पास इस क्लास 12th में है, इन्हें आपने पढ़ना है, ठीक है ना। तो एक एक ग्रुप को लेके चलेंगे और इनके बारे में समझेंगे कि भाई क्या क्या इनके अंदर प्रॉपर्टीज है, क्या क्या चीजें हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे क्या? ग्रुप 15 की, ठीक है ना। तो पी ब्लॉक में आज हमारे पास सबसे पहला है ग्रुप 15, ठीक है, ग्रुप 15। तो ग्रुप 15 को हम नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं, नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है ना। ग्रुप 15 को नाइट्रोजन फैमिली भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ग्रुप 15 का जो पहला मेंबर है वो क्या है बच्चों? नाइट्रोजन है, ठीक है ना। ग्रुप 15 का पहला मेंबर नाइट्रोजन है। तो बात करें ग्रुप 15 में, तो नाइट्रोजन, ठीक है ना। देखिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोरस के बाद आर्सेनिक, देन एंटीमनी और बिस्मुथ, ठीक है ना। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7, फॉस्फोरस का 15 होता है, ठीक है ना। आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 33 होता है। एंटीमनी का एटॉमिक नंबर है आपके पास 51, और आपका बिस्मुथ का एटॉमिक नंबर है 83, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास, ठीक है ना। ये क्या है? आपके ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ठीक है ना। आई बात समझ में? अच्छा, इस तरीके की बात है। अब जो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की बात करें तो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आपके क्या है? ये मेटल्स है। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस क्या है? दीज आर मेटल्स, ठीक है ना। आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है? आर्सेनिक और एंटीमनी आपके क्या है? ये मेटलॉइड्स है। आर्सेनिक एंटीमनी क्या है? आपके मेटलॉइड्स है, ठीक है ना। मेटलॉइड समझते ना, जिनकी जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करते हैं। और जो बिस्मिथ है ये आपका क्या है? सॉरी, जो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस है ये आपके क्या है? नॉन मेटल। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस क्या है बच्चों? नॉन मेटल है। ये मेटलॉइड्स हो गया, और बिस्मिथ आपका क्या हो गया? मेटल हो गया, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये आपका क्या है? ग्रुप 15 है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये आपका क्या है बच्चों? ग्रुप 15 है, ठीक है ना। अच्छा,
इनकी बात करें तो सबसे पहले बात करें इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन 7 है, आपने पढ़ा है भाई कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p कितना 4 इधर हो गए, बचे 3 2p3 है ना। इसी तरीके से आप फॉस्फोरस की करोगे तो कितना आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना 3। तो आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन में 2 सेल है, पहला और दूसरा। फॉस्फोरस में 3 सेल है, पहला दूसरा तीसरा, है ना। इसी तरह से आर्सेनिक में 4 सेल, फिर 5 सेल, फिर 6 सेल, इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो अगर हम आर्सेनिक की बात करें तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, आप देखते हैं बच्चा, आपने देखा कि नाइट्रोजन में जो आउटर मोस्ट शेल है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 2 शेल है, नाइट्रोजन के पास क्या है 2 शेल है, 1s1 और 2 वाले, तो आउटर मोस्ट इसका 2 कहलाएगा, यानी 2s और 2p। फॉस्फोरस के पास 3 सेल है 1 2 3, तो उसका आउटर मोस्ट कहलाएगा थर्ड वाला 3s और 3p। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है। यानी आपने 11th में पढ़ा था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में कि ग्रुप के पास क्या होता है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जिस ग्रुप के जितने एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, यानी वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम होते हैं। तो नाइट्रोजन में 5 है, फॉस्फोरस में वैलेंस शेल 5 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ सबके पास 5 होंगे। तो आर्सेनिक की जब आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो हमारे पास क्या आएगी, मैं आउटर कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ डैश डैश। अब देखते हैं कि आर्सेनिक में क्या हो जाता है बच्चों, पी ब्लॉक में ना जो पी फॉस्फोरस है उसमें डी ब्लॉक भी आ जाता है, यानी डी ऑर्बिटल भी आ जाता है। पी ब्लॉक में डी ऑर्बिटल खाली रहता है ना। पी में क्या रहता है, डी ऑर्बिटल खाली रहता है, लेकिन वो उसके बाद भरना स्टार्ट कर जाता है। तो आर्सेनिक में क्या हो जाएगा बच्चों, डी आ जाएगा। तो आर्सेनिक की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपके पास आएगी 3d10 4s2 4p3, है ना। इस तरीके से ऐसी बिस्मुथ की आएगी डैश डैश डैश। बिस्मुथ की क्या आएगी बच्चों, 4d10 5s2 5p3, है ना। इसी तरीके से एंटीमनी की क्या आ जाएगी बच्चों, एंटीमनी की आ जाएगी आपके पास, एंटीमनी की आ जाएगी आपके पास 4f14 5d10 6s2 और 6p3, है ना। इस तरीके से आ जाएगी। तो आप देखेंगे कि अगर हम आउटर मोस्ट की बात करें कि भाई इनके आउटर मोस्ट मैंने लिखा है, तो आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि सबके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है ना भाई। यहाँ पे 2s2 2p3 3s2 3p3 4s2 4p3 5s2 5p3 6s2 6p3। तो अगर मैं बोलूं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें कि पी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अगर बोले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर बोले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक की क्या है, तो ऐसे लिख सकता हूं ns2 np3 लिख सकते हैं भाई। आप देखेंगे n का मतलब क्या होता है, n का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो शेल नंबर बता रहा है, शेल बता रहा है कि भाई n में क्या है, शेल नंबर लास्ट वाला क्या है 2 है, पी में लास्ट वाला शेल क्या है 3 है, आर्सेनिक में 4 है, एंटीमनी में 5 है, बिस्मुथ में क्या है 6 है। तो कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे सबके आउटर मोस्ट में एस के ऊपर तो 2 इलेक्ट्रॉन है और पी के ऊपर भी 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई इनकी ns2 np3। क्या हो गई, ns2 np3। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई होगी कि इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। तो ये आपके क्या है, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हुई, ठीक है ना। अच्छा, मैंने आपको बताया कि जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ये मेटल्स नॉन मेटल है, मेटलॉइड्स आपके आर्सेनिक और एंटीमनी है, और बिस्मुथ आपका क्या हो गया, मेटल हो गया। बिस्मुथ क्या हो गया बच्चों, मेटल हो गया। तो सारे के सारे जो एलिमेंट है इस ग्रुप के, ये कैसे होते हैं, पॉलीएटॉमिक होते हैं। पॉलीएटॉमिक का मतलब समझते हैं ना, पॉलीएटॉमिक का मतलब जैसे आपको नाइट्रोजन आपको N2 की फॉर्म में मिलेगा, फॉस्फोरस P4 में मिलता है, मतलब एक सिंगल एटम नहीं रहता, मतलब क्या रहते हैं, पॉलीएटॉमिक फॉर्म में रहते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात क्या कहेंगे, जो डाई नाइट्रोजन है, जो मतलब N2 है, वो डायटोमिक गैस है, बाकी सारे के सारे सॉलिड्स हैं। इसमें अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो जो नाइट्रोजन है ये कैसा है, नाइट्रोजन एक गैस है। नाइट्रोजन क्या है, एक डायटोमिक गैस है। नाइट्रोजन तो डायटोमिक गैस है, लेकिन अगर बाकी की बात करें, मैं बात करूं किनकी,
इनकी बात करें नाइट फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, तो ये सारे के सारे क्या हैं? सॉलिड है। सारे के सारे क्या हैं? सॉलिड है। सिर्फ नाइट्रोजन गैस है, बाकी सारे के सारे क्या हैं बच्चों? सॉलिड है। अगर मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। आपको पता है ना मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है। आप इसी वजह से देखो नॉन मेटल है ऊपर, धीरे धीरे नीचे आ रहे तो मेटल और लास्ट में मेटल बढ़ रहा है। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर नीचे आते हुए क्या होता है? डिक्रीज होता है, और मेटेलिक कैरेक्टर नीचे आते हुए क्या होता है? बढ़ता है ना। तो इस वजह से हमने देखा कि ये सारे के सारे हमारे पास इस तरीके से हैं, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात करें इनकी कि नाइट्रोजन को छोड़ के सारे के सारे क्या करते हैं? एलोट्रॉपी शो करते हैं। एक्सेप्ट नाइट्रोजन सारे के सारे क्या करते हैं? एलोट्रॉपी शो करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप नोट बना के लिख सकते हैं कि एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल शो एलोट्रॉपी, ठीक है ना। एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल्सो एलोट्रॉपी, सारे के सारे क्या करते हैं? एलोट्रॉपी शो करते हैं। एलोट्रॉपी समझते हैं ना आप? जैसे कि कार्बन है ना, 2 एलोट्रॉप्स में रहता है, ग्रेफाइट और डायमंड, इस तरीके से। तो नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी क्या करते हैं? एलोट्रॉपी शो करते हैं। तो ये बात थी इनकी, ठीक है ना। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए आपने, फिजिकल स्टेट के बारे में इनका देख लिया। अब बात करेंगे इनकी, बात करते हैं इनकी हम एटॉमिक और आयनिक रेडियाई के ऊपर, है ना। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, चलिए एटॉमिक और आयनिक रेडियाई अगर इनकी देखें तो एटॉमिक रेडियाई में आपके पास 2 तरह की रेडियस होती है, कोवेलेंट रेडियस होती है और आयनिक रेडियस होती है। तो कोवेलेंट और आयनिक रेडियाई क्या करेगी बच्चों? इंक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप, क्योंकि साइज बढ़ रहा है ना। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे क्या हो रहा है? साइज बढ़ रहा है। देखिए 7, 15, 33, 51, 33 सेल बढ़ रहे हैं भाई। यहाँ 2 थे, 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए, 6 हुए, साइज बढ़ा, सेल बढ़ा, जिस वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दूर चले गया, तो इस वजह से रेडियस भी दूर, क्योंकि एटॉमिक रेडियस क्या होती है? न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट तक की डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस होती है। तो उस वजह से साइज बढ़ गया, है ना। एटॉमिक साइज बढ़ गया तो आपका कोवेलेंट रेडियस भी और आयनिक रेडियस भी क्या होगी? बढ़ेगी। क्या होगी? कोवेलेंट रेडियस भी, आयनिक रेडियस भी बढ़ेगी। तो हम बात करेंगे एटॉमिक और आयनिक रेडियस में कि भाई जो कोवेलेंट और आयनिक रेडियस होती है क्या होगी? इंक्रीज डाउन द ग्रुप, इंक्रीज डाउन द ग्रुप, नीचे आते समय बढ़ती है। लेकिन बढ़ती तो है, लेकिन हमने एक ट्रेंड देखा कि जो कोवेलेंट रेडियस है, कोवेलेंट रेडियस ये क्या होती है? कोवेलेंट रेडियस आपकी इंक्रीज करेगी नाइट्रोजन से फोस्फोरस की तरफ, है ना। नाइट्रोजन से फोस्फोरस में तो क्या होगी? काफी इंक्रीज आएगा इसमें। जैसे नाइट्रोजन से फोस्फोरस की तरफ जाओगे तो काफी इंक्रीज आएगा। लेकिन आर्सेनिक से बिस्मिथ में स्मॉल इंक्रीज आता है। आर्सेनिक से बिस्मिथ में क्या होता है? लेकिन हम आर्सेनिक से आप बिस्मिथ की तरफ जाओगे तो क्या आता है? स्मॉल इंक्रीज आता है। यहाँ पे क्या आता है? स्मॉल इंक्रीज। ऐसा क्यों? अगर आपको वैल्यू के अकॉर्डिंग बताऊं तो जो कोवेलेंट रेडियस है नाइट्रोजन की वो है 70, ठीक है ना। 70 है पिकोमीटर, है ना। और अगर हम इसकी बात करें फोस्फोरस की तो 110 है। देखो कितना बड़ा इंक्रीज हुआ। लेकिन अगर आर्सेनिक से बिस्मिथ की तरफ जाएं, आर्सेनिक की आप देखोगे 121 होती है, 121। आर्सेनिक के बाद आपके पास एंटीमनी आता है Sb, इसकी होती है आपकी 141 और बिस्मिथ की 148। तो क्या आता है? स्मॉल इंक्रीज आता है। तो आर्सेनिक से बिस्मिथ में क्या हो रहा है? स्मॉल इंक्रीज आ रहा है। क्या आता है? स्मॉल इंक्रीज आता है। तो ऐसा स्मॉल इंक्रीज क्यों देखा गया? इसमें भी क्वेश्चन बनता है कि भाई आर्सेनिक से बिस्मिथ की कोवेलेंट रेडियस में इनका स्मॉल इंक्रीज क्यों आता है? तो इसलिए आता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ completely filled d और f orbital, due to the presence of completely filled d और f orbital। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आते हैं? due to the presence of completely filled, due to the presence of completely filled d और f orbital, d और f orbital, ठीक है ना। डी भाई ऐसी बात क्यों बोली इन्होंने? ऐसी बात इसलिए बोली, आप देखो यहाँ पर नाइट्रोजन फॉस्फोरस में आपको डी ब्लॉक नहीं दिख रहा है, ना ही एफ दिख रहा है, लेकिन आर्सेनिक से डी स्टार्ट हो जाता है, एंटीमनी में भी डी है और बिस्मिथ में आके एफ ब्लॉक आ जाता है।
है ना, F ब्लॉक आ जाता है। तो आर्सेनिक से एंटीमनी की जो कोवेलेंट रेडियस है वो धीरे धीरे क्यों बढ़ रही है, क्योंकि इसमें D और F कंप्लीटली फील्ड हो जाते हैं। तो ये मेन रीजन है ऐसा होने का। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात है समझ में आई होगी, ठीक है ना, एटॉमिक रेडियस समझ में आई। अब बात करते हैं हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की। आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब बच्चों आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है कि एनर्जी रिक्वायर्ड, है ना, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स गैसियस एटम। गैसेस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी आपको देनी पड़े वो क्या है? आयनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे मेरे पास क्या है? सोडियम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 2,8,1, ठीक है ना, 2,8,1। लेकिन सोडियम किस में होना चाहिए? गैसियस एटम में होना चाहिए। सोडियम किस में होना चाहिए बच्चों? गैसियस एटम में होना चाहिए। अब गैसियस एटम में कैसे पहुंचेगा भाई? सोडियम तो सॉलिड फॉर्म में रहता है। जो सोडियम है, सोडियम क्या है? मेटल है। और मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि दे आर जनरली एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। मेटल क्या होते हैं? जनरली सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मेटल क्या करते हैं बच्चों? सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो पहले इस मेटल को, जो आपके पास मेटल था सोडियम, इसको क्या होना पड़ा? ये सॉलिड फॉर्म में था तो इसको गैसेस फॉर्म में आना पड़ा, Na गैसेस में आना पड़ा, ठीक है ना। तो भाई सॉलिड से गैसेस में आने के लिए आपने पढ़ा भाई सॉलिड से गैस में डायरेक्टली जाते हैं तो क्या होता है? सब्लिमेशन। क्या होता है? सब्लिमेशन। तो क्या हुआ होगा? इसको सब्लिमेशन एनर्जी दी होगी, है ना, सब्लिमेशन एनर्जी दी होगी तो इस गैसेस फॉर्म में आया। अब इस गैसियस फॉर्म से, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 है, इसको क्या करना? आयनिक फॉर्म में लेके आना। भाई हमने क्या बोला? इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है कि एनर्जी, कितनी एनर्जी देनी पड़े ताकि उस गैसेस एटम से आपको इलेक्ट्रॉन आप निकाल सके। अब 2,8,1 है यहाँ से, तो आपको इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस एनर्जी को क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों? Na+ की फॉर्म में आ जाएगा 2,8 विद द लॉस ऑफ एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया। तो आप देखो 281 है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में है। इसने सोचा कि मैं एक इलेक्ट्रॉन अगर अपना दे देता हूं तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। तो यहां से सोडियम से तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा आसान है। तो हम बोलेंगे कि भाई सोडियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी सी कम होती है ना। जनरली मेटल्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है क्योंकि उनको वो लूज कर लेते इलेक्ट्रॉन, इजिली लूज कर लेते हैं ना, आसानी से किसी की बात पे आके अपना इलेक्ट्रॉन उन्होंने दे दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आयनाइजेशन एंथैल्पी इसे कहती है। अब अगर बात करें हम ग्रुप 15 की आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो ग्रुप 15 की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बच्चों? है ना, ग्रुप 15 की आयनाइजेशन एंथैल्पी नीचे आते समय क्या होने लगती है? डिक्रीज डाउन द ग्रुप, है ना। नीचे आते समय आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बच्चों? डिक्रीज होने लगती है। डिक्रीज क्यों होती है बच्चों नीचे आते समय? नीचे आते समय आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। क्यों? क्योंकि क्या होता है? एटॉमिक साइज में क्या आता है? इंक्रीज होता है ना। एटॉमिक साइज में क्या होता है बच्चों? इंक्रीज होता है। तो उस वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी सी कम होने लगती है ना, डिक्रीज होने लगती है। क्यों डिक्रीज होने लगती है? क्योंकि शेल बढ़ रहे। तो शेल बढ़ने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन काफी दूर चले गए आउटर मोस्ट। इधर देखो आप, ये पी ब्लॉक, ये आपका ग्रुप 15 है। अब इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे नीचे को आ रहे हैं ना, आप आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है तो मतलब आसान हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को निकालना, है ना। इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, किनकी? आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है ग्रुप 15 की, वो डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। यानी कम एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी क्या करने के लिए? इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है ना। कम एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगानी पड़ेगी, इस वजह से हम कह सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर पी ऑर्बिटल हाफ फील्ड है। पहले आपको ये लिखा देते हैं कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो क्या करेगी बच्चों? डिक्रीज डाउन द ग्रुप। डिक्रीज डाउन द ग्रुप में नीचे आते समय डिक्रीज हो रही है ना। डिक्रीज क्यों हो रही है? ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा, उस वजह से इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएगा तो उसको निकालना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज। एक और बात, दूसरी बात क्या है कि एक्स्ट्रा हाफ फील्ड ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, ठीक है ना। और थोड़ा इनका स्मॉल साइज भी होता है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 15 की
एलिमेंट की वो ज्यादा होती है ग्रुप 14 एलिमेंट से, ठीक है ना, अपने पीरियड में। अगर हम ग्रुप 14 के कंपेयर में बात करें, अगर हम आयनस एंथैल्पी ग्रुप 15 की 14 के उसमें कंपेयर करें, इससे पहले आप अगर देखो ग्रुप 14 है ना, आप ग्रुप 14 देखो, कार्बन देखो, कार्बन की अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी बच्चों, ये आ जाएगी 1s2 2s2 और 2p कितना 2 आ जाएगी, 2p2, 2 2 4 2 6 होता है इसका एटॉमिक नंबर। नाइट्रोजन का क्या होता है 7, 1s2 2s2 2p3, है ना। तो ग्रुप 15 की ग्रुप 14 के मुकाबले आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है बच्चों, क्योंकि इनका p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है। आपको पता है p में कि p के 3 ऑर्बिटल हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो टोटल कितने आएंगे 6 आएंगे। अब 6 का आधा कर दो आप, 3 हो गए, तो हाफ फिल्ड हो गए। तो हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड आर मोर स्टेबल देन इनकम्प्लीटली फिल्ड। तो जो ज्यादा स्टेबल होगा उसे तो जरूरत ही नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने की या देने की, तो ये क्यों इलेक्ट्रॉन अपना जल्दी से देंगे। तो इसलिए ग्रुप 15 की आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी सी ज्यादा है 14 के मुकाबले। पर जब हम डाउन द ग्रुप की बात करें तो धीरे धीरे वो नीचे आते समय डिक्रीज हो रही। इतनी बात आपको समझ में आई होगी मेरे ख्याल से आयनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड, ठीक है ना। तो ये थी बच्चों आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में कहानी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इनकी क्या होती है बच्चों, डिक्रीज करती है डाउन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब शेयरिंग होती है ना, तो शेयरिंग के समय जब इलेक्ट्रॉन हुए तो उस समय जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, अगर हम बोले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, जैसे कि हमने बोला, जैसे कि हमने बात करी HCl है। अब इसने क्या शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया, इसने क्या करा शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये शेयरिंग में भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींच के रखना, तो क्लोरीन थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा ज्यादा खींच लेता है, हाइड्रोजन की तरफ कम रखता है, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कहते हैं। तो ग्रुप 15 की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे आते समय डिक्रीज हो रही है, क्यों, क्योंकि साइज बढ़ रहा है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप। फिर वही बात कि साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो उससे क्या होगा, न्यूक्लियस से बहुत दूर इलेक्ट्रॉन चले जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जब बहुत दूर चले जाए, क्योंकि देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पर डिपेंड करती है, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन पे। जितना ज्यादा न्यूक्लियस के पास होगा उतनी जल्दी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जितना ज्यादा दूर होगा नहीं खींच पाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज डाउन द ग्रुप होती है इसमें। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आएगा पी ब्लॉक के बारे में जितना हमने आज पढ़ा, है ना। तो आप रिवाइज करिए, इसको अच्छे से देखिए, रिवाइज करिए, मेरे ख्याल से आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ सकता है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।